हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। बच्चों, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि बड़ा बोर्ड चाहिए, क्योंकि पहले जो छोटे वाला बोर्ड था उसमें जब क्वेश्चन करते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती थी, बार बार मिटाना पड़ता था उसको। तो उसका सॉल्यूशन आ गया बच्चों, हमारे पास एक बड़ा बोर्ड है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अगर आपने बच्चों देख रखा हो तो इसका वीडियो 1 आ चुका है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने क्या किया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व कराया था। आई होप आपने वो देख रखा होगा बच्चों। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे तक। अगर बच्चों मैं एक्सरसाइज की बात करता हूँ तो पूरे एक्सरसाइज में आई थिंक 18 क्वेश्चन है। यस, सो आज हम बच्चों सारा कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने आ रहे हो तो जस्ट इस पर्पस से मत आओ कि आपने सॉल्यूशन देख लिया और कहीं आपको होमवर्क करना हो तो आपने वहाँ पे उसको छाप दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ो, आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर आपको डाउट होता हो देन आप सॉल्यूशन देखो, ओके। एंड एक बार सॉल्यूशन देख लेते हो तो आप उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो खुद से, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है बच्चों तो आप कर पाओगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर बच्चों को थ्योरी बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से कर रखा हो, देन ओनली आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कर पाओगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको फार्मूला ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं क्वेश्चन 11 की बात करता हूं तो बच्चों क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये कितनी दे रखी है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड दे रखी है आपको 0.002 है, 0.00241 मोलर, ओके। ये आपको कंसंट्रेशन दे रखा बच्चों। उसके बाद बोलता है कि कंडक्टिविटी इसकी जो कंडक्टिविटी गिवन है दैट इज 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। ये आपकी कंडक्टिविटी हो गई। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी बच्चों ये पता करनी है, मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। उसके बाद क्या बोला है, ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है। उसके बाद आपको दे रखा है कि इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको गिवन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा ये भी आपको पता करना है, ठीक है। तो अगर बच्चों इतना डेटा मेरे को गिवन है और आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जो इसका फार्मूला होता है दैट इज़ कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन, ठीक है। कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन, जहाँ पे ये क्या हो जाएगी बच्चों, मोलैरिटी हो जाएगी। कापा इज़ नथिंग बट कंडक्टिविटी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा 896 इंटू 10⁻⁵, मैं यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ, ओके, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन इज़ 0.00241। इसको बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 32.76, ठीक है। मेरा पर्पस आपको तरीका बताना, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर वेरी करता है तो वो सब्जेक्ट टू माय कैलकुलेशन, ओके। तो आपको तरीका बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस विल बी मोलर कंडक्टिविटी, ओके। एक तो ये चीज़ बोला गया है क्वेश्चन में निकालने को बच्चों। एंड दूसरा क्या बोला है, अगर मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको पता हो अल्फ़ा, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह रहा हूँ मैं, अगर आपको इक्विलिब्रियम अच्छे तरीके से याद हो तो आपको पता होगा दिस इज़ डिसोसिएशन एसोसिएशन कांस्टेंट। बेसिकली अगर ये आपको निकालना है तो आपका फार्मूला अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी हो तो वो क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या गिवन आपको 32.7, ये आपने भी कैलकुलेट करा है।
और ऊपर गिवन क्या है 390.5। इसको बच्चों डिवाइड करो, इट विल बी अराउंड 0.084। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऊपर दोनों साइड क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग है, तो अल्फ़ा की यूनिटलेस नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया बच्चों। अगर आप चाहते हो तो इससे एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप Ka कैलकुलेट करना चाहते हो, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स, तो आपको थ्योरी में आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है C⁴/1 - अल्फ़ा। तो आप क्या करो, कंसंट्रेशन आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू पता है, पुट करो, आपको Ka की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है बच्चों, सिंपल है काफ़ी। हाउ मेनी चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। ठीक है, आपको चार्ज पता करना है। ठीक है, आपको चार्ज पता करना है। तीन आपको क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है 1 मोल ऑफ Al3+ 2Al, एक तो इसमें। ठीक है, और बच्चों मैं फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करूँगा, आपके लिए सेकंड पार्ट छोड़ देता हूँ मैं। आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज़ 1 मोल ऑफ MnO4- 2 Mn2+। ठीक है, आपको ये पता करना है कि इस प्रोसेस में कितना चार्ज लगेगा। अगर आपको बच्चों फैराडे लॉ जो बताया गया था आपको अगर ढंग से पता है तो आप बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपको पता है, आपको बोला गया है कि 1 मोल के लिए कितना चार्ज, सिंपल सी चीज़ होती है, एल्युमिनियम 3+ को मेरे को एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तभी एल्युमिनियम सॉलिड बनेगा। तो जब एक आयन एल्युमिनियम 3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन के लिए बच्चों कितना चाहिए होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ ना, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। एंड अगर आपको डेफिनेशन याद हो, व्हाट इज़ 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हो, 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको क्या बोलोगे, 3 फैराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 फैराडे। तो इस केस में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 3 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सॉलिड। तो 1 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए बोला है ना, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए 3 मोल हो जाएगा। 3 मोल का मतलब 3 फैराडे होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो 1 फैराडे कैलकुलेशन के लिए 96500 अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करते हो। ये होता है 9648785 के आसपास, लेकिन ईजी करने के लिए 96500 यूज़ करते हो। तो 96500 यूज़ करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगर मैं थर्ड पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है। इसी लाइन पे जैसे मैंने ये करा, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप करो, पक्का हो जाएगा आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको बोला है MnO4- से Mn2+। ठीक है, अभी सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि मेरे को Mn to Mn देखना है ना, तो Mn पे 2+ है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड Mn पे कितना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मैं x मान लेता हूँ, x प्लस ऑफ 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल्स टू ओवरऑल पावर -1। तो x - 8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +7 हो गया। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे जो मैंगनीज़ है वो +7 से मूव कर रहा है Mn2+ में। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे बच्चों 2+ कन्वर्ट होने के लिए। तो Mn पे अगर +7 है तो इससे 2+ जाने के लिए कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, हाँ या ना, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो जब 1 Mn के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज चाहिए तो 1
मोल के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर 1 फैराडे होता है तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे हो जाएगा, तो 5 × 96500 ये आंसर होगा। सिंपल है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है बच्चों, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, सबसे पहला 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। आपसे बोला गया है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, दैट मीन्स कूलाम के फॉर्म्स में आपको चार्ज पूछा गया है। अगर आपके पास सपोज करो कि मोल्टन NaCl है, CaCl2 है, तो उससे अगर 20 ग्राम Ca निकालना है, कैल्शियम निकालना है, तो कितना चाहिए होगा। ध्यान से देखो, CaCl2 है आपके पास, CaCl2 ब्रेक होगा तो Ca2 प्लस 2Cl- बनेगा, आया ना। दैट मीन्स कैल्शियम पे कितना चार्ज है जिसको वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है, 2+। अब इस पर कितना इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कैल्शियम सॉलिड बनेगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। दैट मीन्स एक कैल्शियम आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 1 मोल कैल्शियम आयन को कितने चाहिए होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन, है ना। अब 1 मोल कैल्शियम होता कितना है बच्चों, 1 मोल कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम। इसका मतलब है कि जब 40 ग्राम मेरे को डिपॉजिट करना होता तो मेरे को चाहिए था 2 फैराडे, तो ऑब्वियसली 20 ग्राम डिपॉजिट करना रहेगा, तो कितना चाहिए होगा बच्चों, 1 फैराडे, है ना, हाफ हो जाएगा। तो आप इसको 96500 कूलम्स लिख सकते हो आंसर डायरेक्टली, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, ये रहा पार्ट 1, अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, 40 ग्राम आपको Al2O3 बोला। अभी Al2O3 को सबसे पहले मैं ब्रेक करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, Al3 प्लस 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो मेरे को Al3 प्लस से मतलब है कि दैट मीन्स जो चीज़ निकालने को बोला है उस पर, इस फॉर्म में जहाँ से निकालना है उस पर कितना चार्ज है, 3+ चार्ज है। मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एल्यूमिनियम बन जाएगा वो सॉलिड। दैट मीन्स 1 मोल Al3+ के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 1 मोल एल्यूमिनियम होता कितना है, 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए, तो 1 फैराडे में कितना होगा बच्चों। अच्छा, आपको बोला है 40 ग्राम, तो ऑब्वियसली 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 3 फैराडे डिवाइडेड बाई 27, और 40 ग्राम पूछा है तो 3 फैराडे डिवाइडेड बाई 27 इंटू 40 कर दूंगा, जो भी एक आउटपुट का आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फैराडे को लास्ट में 96500 लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी सिंपल था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है बच्चों, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ, सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, दूसरा पार्ट, चलो दोनों पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो बोलता है कि 1 मोल आपको H2O है, ये O2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं हम, तो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होगा, -2 होगा। ये -2 से अगर आपको रिडॉक्स याद है तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन का 0 होगा, तो दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 2 फैराडे चाहिए होगा, और 2 फैराडे को 2 × 96500 लिखो, इतने कूलम आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है बच्चों, FeO2 Fe2O3,
O2Fe2O3, ठीक है, 1 मोल। अब यहाँ पे आयरन का निकाला कितना है, माइनस, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे करोगे तो बच्चों +3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 फैराडे का, तो 96500 कूलम आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों, चाहे ये चैप्टर ले लो, चाहे आप नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर बहुत इजी है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जस्ट आप थ्योरी को अच्छे से करो और प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, आपके पास NiNO3 NiNO3, ठीक है, ये है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन यूजिंग, आपको करंट दिया है बच्चों I = 5 एम्पियर एंड टाइम आपको दिया है 20 मिनट, ठीक है। What mass of Ni will be deposited at cathode, Ni का मास कितना डिपॉजिट होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले Ni, इसको मैं क्या करता हूँ, Ni ये 2 इधर है तो 2 इस पे होगा, +2NO3-, ठीक है। इसका मतलब मेरे को जिसका भी मास डिपॉजिट करने को बोला गया है उसको देखता हूँ कि आयनिक फॉर्म में उस पर चार्ज कितना है, तो Ni पे 2+ है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा बच्चों तो ऑब्वियसली निकल सॉलिड बना लेगा। दैट मीन्स अगर 1 मोल की मैं बात करता तो कितना चाहिए होता, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे चाहिए होगा, हाँ या ना। अब क्वेश्चन है कि 1 मोल निकल होता कितना है। अगर मैं 1 मोल निकल के वेट की बात करूँ तो 1 मोल निकल होता बच्चों 58.7 ग्राम्स। दैट मीन्स अगर 2 फैराडे चार्ज को मैं पास कर देता पूरी तरीके से तो कितना वेट डिपॉजिट होता मेरा डिपॉजिट होता 58.7 ग्राम्स। कितना पास करने पे, 96500 पास करने पे। दैट मीन्स अगर मैं 2 × 96500 पास करूँ तो इतना वेट डिपॉजिट होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा अगर इतना करंट और इतने टाइम तक पास किया गया है। तो मेरे को इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि बच्चों कितना मैंने चार्ज पास किया है। तो हमें पता है Q = क्या होता है, IT होता है। करंट 5 एम्पियर है, टाइम कितना है 20 × सेकंड्स, 60 सेकंड्स में निकालोगे SI यूनिट में, ये कितना आ गया बच्चों 6000 कूलम। तो मेरे को पता है कि 2 × 96500 कूलम के लिए 58.7 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना, 1 कूलम के लिए अगर 1 कूलम पास करता मैं तो कितना डिपॉजिट होता बच्चों 58.7 डिवाइडेड बाई 2 × 96500, है ना। और अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना करंट और इतने टाइम तक पास करूँगा तो दैट मीन्स इतना कूलम मैंने पास किया है। अब इतना कूलम पास करूँगा 6000 कूलम, तो क्या हो जाएगा 58.7 × 6000 डिवाइडेड बाई 2 × 96500। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा बच्चों 1.825 ग्राम्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सिंपल है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये निकाल लो कि जो चीज़ निकालने को बोली है, जिसका वेट निकालने को बोला है, आप फार्मूले में देख लो कि उस पर कितना चार्ज आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा एक को सॉलिड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल में वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन आप लॉजिक के हिसाब से देख सकते हो कि अगर इतने के लिए इतना चाहिए था तो हमने कितना पास किया और कितना आएगा। तो दिस इज़ सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद मैंने ये जब टॉपिक आपको थ्योरी पढ़ी होगी आपने तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था और इसको सॉल्व भी कराया था। मैं फिर भी एक बार आपके लिए फिर से कर देता हूँ, आपको रिफ़्रेश हो जाएगा। और मेक श्योर बच्चों कि ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। आप जब आपसे कोई पूछे, चाहे आपके इंटरनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, आप एक बार मेन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है बच्चों कि आपके पास 3 कंटेनर है A B C, A B C। एक में बच्चों आपके पास ZnSO4, फिर दूसरे में है आपके पास AgNO3 और लास्ट में है CuSO4, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि एक करंट है, करंट
1.5 एम्पेयर की पास करी गई है, करंट 1.5 एम्पेयर की पास करी गई है, ठीक है। जब ऐसा किया गया तो बोलता है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे सीरीज़ में है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली चीज़ तो टाइम, कितनी देर तक करंट को पास किया गया, ठीक है। और लास्ट में ये भी पूछा गया है कि जिंक और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, अगर इसको शॉर्टकट तरीके से मैं करना चाहूँ तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि अगर ये सीरीज़ में जुड़े हुए हो, आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो जो वेट डिपॉजिट होता है ना, अगर सब पे बराबर करंट मैं पास कर रहा हूँ तो वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है, वो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो कैसे सॉल्व होगा। एंड देन मैं आपको कन्वेंशनल वे बताऊंगा जिससे आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी ना वो बिल्ड होगी कि कैसे इस चीज़ को एक्चुअल में अप्रोच करना होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे, अगर सपोज करो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं याद आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे यूज़ अगर याद नहीं आ रहा, तो फिर किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बच्चों करते हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसको करना चाहूँ तो वो क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कि सबका इक्विवेलेंट मास निकालो। अब सबसे पहले जिंक का मास कितना होता है, अगर मैं जिंक के मास की बात करूँगा बच्चों तो मैं लिख लेता हूँ 65.38 जिंक का मास है, 108 आपका सिल्वर का मास होता है और 63.5 के आसपास, यस 63.5 के आसपास कॉपर का मास होता है। ये तो इनका मोलर मास है। इक्विवेलेंट मास के लिए क्या होता है, जो इनका एन फैक्टर होगा, Zn पे 2+ होता है, 2 से डिवाइड कर दो, सिल्वर पे 1+ होता है, 1 से डिवाइड कर दो, कॉपर पे 2+ होता है, इससे डिवाइड कर दो। तो ये जो रेशियो है ना, इसी रेशियो में ये डिपॉजिट होंगे इनके वेट। तो अगर इन सब का आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी रेशियो आया, तो तुम्हें मान लो कि ये एक्स साइज़ का वेट नहीं पता, तुम्हें ये तो पता ना 1.45 दे रखा है और ये नहीं पता। तो अगर मान लो ये 1:2 होता और ये 1.45 है तो ऑब्वियसली ये 2.9 हो जाता, हाँ या ना। तो आपने ये रेशियो पता कर लिया। अब आपको पता है कि 1.45 एक चीज़ पता है आपको, तो इस रेशियो के हिसाब से 1.45 के हिसाब से ये भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया कैसे कैलकुलेट करना बच्चों कि किसका कितना वेट डिपॉजिट हुआ है। फिर है कि कितने टाइम तक वो चीज़ चली है, ठीक है। तो तुम्हें पता है सिंपल कि करंट तुम्हें दे रखा है, हाँ या ना, तुम्हें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, तुम्हें मास दे रखा है। अगर तुमसे कोई टाइम निकाले तो बड़ी आसानी से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीके से निकालने का, सॉरी कन्वेंशनल कह रहा हूँ, ये जो सेकंड लॉ है आपका फैराडे उसके हिसाब से निकालने का। मान लो कि आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को फर्स्ट लॉ की हेल्प से, मैं वो बताता हूँ आपको। देखो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। तो सिंपली मेरे को पता है कि Ag के मास की बात हो रही है, तो AgNO3 में Ag पे Ag प्लस होगा प्लस NO3 माइनस होगा, हाँ है ना। दैट मीन्स Ag प्लस को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 108 ग्राम, दैट मीन्स जो 1 मोल सिल्वर है इसके लिए आपको 1 फैराडे चार्ज चाहिए। दैट मीन्स 108 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए बच्चों, एक मोल का मतलब 108 ग्राम, 96500 चाहिए, हाँ है ना। अब तुम्हें पता है कि इतना डिपॉजिट हुआ है तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 96500 डिवाइडेड बाई 108। और अगर आपको पता करना 1.45 ग्राम के लिए कितना डिपॉजिट हो तो 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू कितना हो गया 1.45। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपको जो भी एक नंबर आएगा दैट मीन्स वो क्या आएगा, वो उतने कोलम्ब पास आपने किया है तभी 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। आपने देखा कि 96500 कोलम्ब पे इतना हुआ, आपने कैलकुलेट करा कि 1.45 ग्राम के लिए कितना कोलम्ब चाहिए होगा। एक बार अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कितना कोलम्ब चाहिए होगा तो Q इक्वल्स टू क्या होता है IT। Q आपने जो भी यहाँ पे X कैलकुलेट करा उसको X यहाँ पे रख दो। टाइम आपने देखा, टाइम आपको I आपको पता है 1.5 इंटू टाइम, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी आपने X कैलकुलेट करा डिवाइडेड बाई 1.5, टाइम आ गया, हाँ या ना। और जब एक बार आपको आ गया कि इतना कुलाम्ब आपने पास किया है तो सिंपली देखो, अगर मैं जिंक का केस देखूंगा तो जिंक Zn2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, ये जिंक बनाएगा बच्चों। अब मेरे को पता है कि ये 2 फैराडे, 1 मोल के लिए 2 फैराडे, जिंक का 1 मोल होता है लगभग 65 ग्राम, तो 65 ग्राम के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स 65 ग्राम के लिए आपको चाहिए 96500 इंटू 2,
इतना कूलम, तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा जिंक, 65 ओवन में 96500 इंटू 2, इतने कूलम, क्योंकि यही सब के लिए है, इतना ही आपने जितना करंट पास किया उसके अकॉर्डिंग इतना ही कूलम चार्ज पास हुआ। तो इस x के लिए, x कॉलम के लिए आप क्या करोगे, 65 96500 इंटू 2 इंटू एक्स कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ग्राम जिंक डिपॉजिट हुआ। ऑन सिमिलर लाइंस अगर आप कॉपर की बात करोगे तो यहाँ पे बस Cu2 प्लस कर दो, क्योंकि वहाँ पे भी 2 प्लस ही होता है। यहाँ पे 63 ग्राम्स हो जाएगा, हाँ या ना, 63 ग्राम्स हो जाएगा। उसको भी 2 फैरेडे चार्ज चाहिए, 63 कर दो, 63 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर आप सेकंड लॉ ऑफ फैराडे भूल भी गए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक आधे बार प्रैक्टिस करोगे तब बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका जो थ्योरी पार्ट है जो मैंने बताया था, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे जब वापस जाओगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपका ये जो थ्योरी क्या है। एंड देन वहाँ पे भी मैंने इस एग्जांपल को समझा रखा है, और फिर वापस आके देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि फैराडेज लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ते हैं, सेकंड लॉ में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ बच्चों आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया बच्चों, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ गिवन इन टेबल 3.1 प्रेडिक्ट इफ द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग इज रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। ध्यान से सुनना बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास वो टेबल होना चाहिए जहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है सबका, ठीक है। और आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जो ई सेल होता है वो क्या होता है, ई कैथोड, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब याद रखना कैथोड पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। तो सिंपल बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि सपोज करो कि आपने Fe3 प्लस I माइनस ऐड कर दिया, तो आपको सिंपली पता है कि जो ये I है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। ये रिडक्शन में आपने रिडॉक्स वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं इसकी बात, मैं बेसिकली क्या करूँगा, सॉरी ऐसे देखना कि इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो इसको Fe2 प्लस बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये खुद क्या हो जाएगा, ये इसका अपना क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर I2 बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने से बढ़िया है आप क्या समझो, मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर दिस इज़ फिजिबल और नॉट फिजिबल, तो हमेशा याद रखना अगर रिएक्शन फिजिबल होगा तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, अगर नहीं फिजिबल है तो नेगेटिव आएगा। तो होगा क्या, आपको जो भी सब्सटेंस दे रखा है ना यहाँ पे Fe3 प्लस और I माइनस, तो Fe3 प्लस के लिए आप वहाँ पे जाके पोटेंशियल देखना और I माइनस का पोटेंशियल देखना, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिजिबल है, अगर नहीं आती है तो नॉट फिजिबल है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जब दोनों चीज़ों को लोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से फार्मूला ये बनेगा, और आपको पता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो जिसका रिडक्शन होता है उसको आप यहाँ पे रखोगे। तो Fe3 प्लस अगर Fe2 प्लस में कन्वर्ट होना तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी Fe2 प्लस बनेगा, तो इसका रिडक्शन हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है तो उसको यहाँ पे रखोगे, इसको पीछे रखोगे। तो इस हिसाब से जब ये 5 के 5 है, आपको 5 दे रखे, सबके करने की कोशिश करोगे तो आप वो चार्ट रखो और सब में डिफरेंस निकाल के आप ट्राई करो कि प्लस आ रहा है कि माइनस। मैं अगर डायरेक्टली आपको आंसर दिखाऊं तो पहला फिजिबल होगा, दूसरा फिजिबल होगा, तीसरा नॉट फिजिबल, चौथा नॉट फिजिबल और लास्ट वाला फिजिबल है। आप चार्ट निकालो, डिफरेंस निकालने की कोशिश करो पहला दूसरे सब्सटेंस का, अगर वो पॉजिटिव आता है फिजिबल, नहीं आता तो नॉट फिजिबल। कोई भी डाउट हो कमेंट करो और पूछो, अदरवाइज़
अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करो तो सिंपल यही है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ई सेल की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो भी पहला सब्सटेंस दे रखा है, जैसे थर्ड एग्जांपल Fe3+ और Br-, तो Fe3+ का देखो और Br- का देखो वहाँ पे उस टेबल में डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। अगर आपका प्लस आता है तो दैट इज़ फिजिबल और नहीं आता तो नॉट फिजिबल। आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है, ये वाली वीडियो जाके चेक करो। सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेडिक्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रखी तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ आएगा नहीं। तो मेक श्योर ये क्वेश्चन देखने से पहले आप इस वीडियो को देख लो कि क्या है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है बच्चों, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। इसमें बस एक ट्रिक, मेन चीज़ क्या कर दी कि Ag इलेक्ट्रोड है। Ag इलेक्ट्रोड आता है ना, सारी चीज़ें मतलब हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो AgNO3 किस में कन्वर्ट होगा, Ag+ और NO3-। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप ये वीडियो जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसको देख के आओ, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। और वो अगर आपने देख लिया तो मे भी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे Ag+ और NO3 इस तरीके से ब्रेक हो जाए और एक्वस है तो दैट मीन्स इसमें H+ है और OH- है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यही तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि प्लस वाले में से कौन सा चुना जाएगा और माइनस वाले में से कौन सा चुना जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों कि क्यों वहाँ पे क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप दोनों प्लस को देखोगे तो H+ से ज़्यादा किसका होता है, जल्दी कौन जाके वो हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे Ag हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, Ag सॉलिड बन जाएगा। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई और इलेक्ट्रोड होता तब तो मैं इनमें से चुनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे सिल्वर ही जो होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, ठीक है। सिल्वर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो यहाँ पे सिल्वर बनेगा Ag सॉलिड आपका एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड क्या है, AgNO3 फिर दोबारा दे दिया, लेकिन यहाँ पे अब की बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो अब देखो क्या होगा, AgNO3 ये हो गया और एक्वस है तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली एक्वस है तो OH- हो गया। इन दोनों में से बच्चों जल्दी जाके कौन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, सबसे पहले ये करेगा। कैसे करेगा ये आप वो वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से तो Ag सॉलिड बन गया और इन दोनों में से बच्चों क्या होगा, NO3- और OH- में से ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, कभी भी OH- बच्चों क्या होता है, OH- अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ऑक्सीडाइज होगा तो ये O2 गैस बनाता है। तो इसका प्रोडक्ट Ag सॉलिड एंड O2 गैस बन गया, ठीक है। अच्छा थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है बच्चों, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब H2SO4 को ब्रेक करोगे तो 2H प्लस SO4 2-। अच्छा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वाटर एडेड है तो दैट मीन्स H+ और OH-। तो अभी H+ और H+ में क्या ही चुनेगा, ऑब्वियसली H+ ही आएगा तो H2 बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है इधर। और SO4 2- और OH- में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये O2 बना लेगा। मैंने बताया OH- होगा तो वो क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, H2 + O2। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड फोर्थ लास्ट जो है आपको बोला है कि CuCl2, तो Cu2 + 2Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनायन कटायन हो गया और आपके पास एक्वस है तो H+ और OH-, ठीक है। तो अब जब Cu2+ और बच्चों H+ की बात करते हो तो यहाँ पे Cu2+ पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा, Cu सॉलिड प्लस क्लोरीन और OH- में से बच्चों हमेशा क्लोरीन पहले। इससे पहले भी एक हमने एग्जांपल देखा कोई ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये क्लोरीन पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये Cl2 गैस बना लेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसको बस आपको ये समझना होता है कि किस तरीके से अगर एक्वस है तो दो ऑप्शन हो जाते हैं, आपको कोई एक चुनना पड़ता है। कैसे चुनना पड़ता है ये वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पे एक टेबल बना रखा है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि
इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन जाएगा या नहीं जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में OH जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस ध्यान रखना ये है कि जब जो आपके पास आयन हो वैसा ही कैथोड आ जाए, वैसा ही आपके पास इलेक्ट्रोड आ जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज आपके पास सिंपल रहेगा। यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी आता है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से बच्चों हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। अगर मैं NCERT एक्सरसाइज की बात करूँगा जहाँ पे हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी आवर केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट सीरीज जो लेके आऊँगा वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो बच्चों। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। बाय बाय।